नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। निर्माण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मुझे मेरे ऑफिस ने जो टास्क दी है वो है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में आप लोगों से चर्चा करना। जो वैकेंसी है अभी हाल ही में आई है और 28 तारीख से जिसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके, यानी कल से फॉर्म भरने जारी हो चुके हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस कोर्स को निर्माण कैसे चलाएगा उसके बारे में इस बात को मैं आपके समक्ष रखूंगा। फिर इसके सिलेबस की जो एनालिसिस करेंगे, मेरे साथ में नितेश त्यागी सर आएंगे। मेरे जैसे ही मैं तुरंत मेरी क्लास खत्म होगी उनके मेरे तुरंत बाद में नितेश त्यागी सर आपको पूरे सिलेबस की एनालिसिस करेंगे कि जो खासतौर से बी पार्ट है, यानी 10 की 10 यूनिट्स में कैसे पढ़ाएंगे, क्या उनकी विधा होगी, उन सब चीजों की वो चर्चा करेंगे। तो निर्माण आईएएस इंदौर में ये जो क्लास होगी ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में हम लोग इसको करने जा रहे हैं, जो कि 3 अप्रैल, समय उसका रहेगा 1 बजे। सीधी सी बात है, जब भी किसी भी संस्थान में कोई भी क्लासेस या कोई भी कोर्स शुरू होता है तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि उसकी क्लास की गुणवत्ता जांचे। तो उसी गुणवत्ता की टेस्टिंग के लिए सबसे पहले आपको ऑफलाइन में भी 3 से 4 दिन का डेमो जो भी ऑफिस डिसाइड करेगा, और इसी तरह से ऑनलाइन में भी आपको उन क्लास का डेमो मिलेगा। और इन क्लासेस में 100% जो गुरुदेव हमारे पढ़ाएंगे वो 100% उसकी एनालिसिस करेंगे। यानी कोई भी टॉपिक होगा एकदम माइक्रो एनालिसिस, यानी माइक्रो ऑब्जर्वेशन के साथ में माइक्रो एनालिसिस किया जाएगा, यानी उसकी पूरी एनालिटिकल अप्रोच होगी ताकि आपके दिमाग में उसकी समझ बैठ जाए। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि वो इसलिए आवश्यकता है उस टॉपिक की समझ कि सामान्यतः जो मैं बच्चे देख रहा हूं कि जो इस तैयारी में आना चाह रहे हैं या जिन्होंने फॉर्म भरना स्टार्ट किया है, या तो उनकी ग्रेजुएशन में को काफी समय हो गया है, या अदर वनडे एग्जाम्स में लगे हुए हैं, या पीएससी यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, कि जिसकी वजह से उनके साइंस के साथ में एक जो तारतम्यता थी, एक प्यार था, वो थोड़ा कम हो गया है। अब वो प्यार को वापस जनरेट करने के लिए, पैदा करने के लिए, जो एक क्लास का जो स्वभाव हमने रखा है वो स्वभाव ये है कि जो भी गुरुजी आपकी क्लास लेंगे सर्वप्रथम उस टॉपिक को बारीकी से आपको समझाएंगे। और क्लास का तरीका ये होगा कि हम आपको ये मान के पढ़ाएंगे कि आपको कुछ नहीं आता, आप टोटली जीरो नहीं, और मेरी जो भी क्लास होगी वो टोटल माइनस से स्टार्ट करेंगे, माइक्रो ऑब्जर्वेशन माइक्रो एनालिसिस के साथ में। जैसे ही वो टॉपिक होता है उसके साथ में उस टॉपिक के संदर्भ, अब देखो ये पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, है ना, वन लाइनर फैक्चुअल जैसी चीजें अपने आयोग में आती है। तो उस टॉपिक की जब एनालिसिस यानी आप समझ लेंगे तो उस टॉपिक की हर लाइन से उसके फैक्ट भी आपको दिए जाएंगे। मीन्स अगर मैं समेकित रूप से बोलूं कि पूरी की पूरी क्लास जो है वो टोटल एनालिटिकल अप्रोच से होगी, टोटल फैक्चुअल अप्रोच से होगी। ठीक है। और डेली जो गुरुजी पढ़ाएंगे, एक हमारी अपने एक परंपरा है हमारे ऑफिस की, कि जैसे गुरुजी ने आज जो टॉपिक पढ़ाया फिर कल जो क्लास होगी उस क्लास के तुरंत बाद आज जो पढ़ाया उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लास में ही पीपीटी के माध्यम से 10 15 20 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करवाए जाएंगे, ताकि कल जो आपने इस क्लास में पढ़ा था वो आपको याद है या नहीं है। ठीक है। तो ये सामान्य सी जो एक विधा है हमारी, जो निर्माण की अपना एक तरीका है पढ़ाने का, वो मैंने आपको बताया। मेरा ये मानना है कि जो क्लास में जिस तरह के विषय, हाँ ये भी बता देता हूं कि मैं कोचिंग की दुनिया में देखता हूं कि एक ही आदमी 10 की 10 यूनिट पढ़ाने खड़ा हो गया है, यानी स्वयंभू जैसी स्थिति हो जाती है कई बार संस्थानों की, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई बायोलॉजी का व्यक्ति है तो वो उन्हीं टॉपिक के साथ में वो न्याय कर पाएगा। तो जो हमारे गुरुजी ने और मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है वो ये है कि मिनिमम 2, हो सकता है 3 गुरुजी भी आपको इन 10 यूनिट्स में पार्टिसिपेट करे, यानी वो अपने अपने विषय के 100% विशेषज्ञ होंगे। अब जो आपके साथ में शुरुआती टॉपिक्स है, भोजन वाली यूनिट है या माइक्रोबायोलॉजी जैसी यूनिट्स है ना, अब वो वाली यूनिट्स वाले गुरुजी यानी वो साइंस बैकग्राउंड के गुरुजी होंगे। अब वो क्या गुरुजी एग्रीकल्चर में पूरी तरह न्याय कर पा रहे होंगे? नहीं। तो एग्रीकल्चर जो एमपी की एग्रीकल्चर है और भारत की एग्रीकल्चर वाली यूनिट है वो एक दूसरे गुरुजी पढ़ाएंगे। यानी 100%, जैसे कि मैंने बोला कि संपूर्णता एक एनालिटिकल और एक फैक्चुअल अप्रोच। ठीक है। अब इन दोनों की पूर्ति के लिए गुरुजी भी उसी स्वभाव के होने चाहिए जिसके अंदर उस विषय की पकड़ हो, समझ हो, और साथ ही उसमें फैक्चुअल जो फैक्ट्स को निकाल के आपके सामने प्रस्तुत, यानी परीक्षा की जरूरत के अनुरूप समझाने की, बताने की
और आपके दिमाग के अंदर उसको डालने की कैपेसिटी है, वो टीचर पढ़ाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, और इस चीज का डेमो आपको मिलेगा भी, और ये जांच भी करेंगे, उसके बाद भी आप ज्वाइन भी करें। कुछ चीजें मैं इस कोर्स के बारे में बता देना चाह रहा हूं कि ये जो क्लास है इंदौर सेंटर से चल रही है हमारी क्लासेस। ठीक है, ऑनलाइन भी रहेगी और ऑफलाइन इंदौर में चलेगी, जिसका समय ऑफिस ने निर्धारित किया है दोपहर में 1 बजे 3 अप्रैल से। ठीक है, शुल्क वो ऑफिस के नंबर पे आपको सूचनाएं मिल जाएगी, आप जानकारी ले सकते हैं। पहले डेमो लीजिएगा। इसके अलावा क्या क्या होगा उस बैच में, पढ़ाने का स्तर मैंने बता दिया है। उसके बाद में आते हैं नोट्स पर, जो उसके 10 यूनिट से एफएस होगी साइंस वाली, उसका 100% नोट्स निर्माण आईएएस के द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। मैं आपको दावे से ये बोलना चाहूंगा कि जो मटेरियल हमारा ऑफिस आपको देगा, उसके अलावा और मेरी क्लास के अलावा कुछ भी आपको ना पढ़ना है, ना सुनना है, ना देखना है, बाजार में जाना नहीं है। ठीक है, भरपूर तरीके से वो मटेरियल बनेगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा। हाँ, अप्रैल के एंड में से मैं आपको नोट्स देना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि काफी दिनों से, जब से वैकेंसी की सूचना आई थी, तब से हमारे यहाँ काम चल रहा है, और एक गुणवत्ता के लिए समय भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी किताब को ट्रांसलेट कर दे या किसी का कट कॉपी पेस्ट मात्र हो, है ना, कि हम पूरा जितने भी, देखो एक सीधी सी बात है, इस सिलेबस के लिए हिंदी माध्यम में ना के बराबर पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, ये आपको भी पता है। और कुछ है तो वो तथ्यात्मक ना हो करके, क्योंकि हमारा पेपर तथ्यात्मक भी है, विश्लेषणात्मक तो बहुत सारा मटेरियल मिल जा रहा है, तथ्यात्मक नहीं है। तो ऐसे में आवश्यकता है कि इंग्लिश की जो कुछ अच्छी अच्छी गुणवत्तापूर्ण किताबें हैं, ठीक है, और इसके क्वेश्चन पेपर भी जो अलग अलग सरकारों ने लिए, जैसे राजस्थान में कभी हुआ, कोई छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में हुआ, या एफएसएसआई ने लिया, उन सबका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है, उसके आधार पे ये पूरी क्लास को हम लोग अपनी डिजाइन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जब मटेरियल हिंदी में नहीं उपलब्ध है अच्छा, तो इंग्लिश के मटेरियल से उसको एक एक तथ्यात्मक चीजों को निकाल के उसको, और साइंस का टॉपिक है तो उसमें भी जो नोट्स बनाने वाले भी उसी तरह के एक्सपर्ट होने चाहिए। तो उसके साथ में हमारे खुद के जो गुरुजी लोग हैं, जो 2-3 गुरुजी जो आपके साथ में भी रहेंगे, वो पूरी तरह से नोट्स बनाने में भी, अब ये अच्छी बात बताता हूँ, वो स्वयं इस परंपरा में घुसे हुए हैं, यानी नोट्स भी वो बनवा रहे हैं उसी मानसिकता से। जब आप पहला टॉपिक जब पढ़ेंगे पहली क्लास में, भोजन क्या है, भोजन का इतिहास, तब आपको समझ में आएगी इन्हीं 2 टॉपिक से। ये हर किताब में मिल जाएगा, परंतु जब इसी जो छोटे छोटे से टॉपिक को, फिर मध्य प्रदेश में भोजन जो का इतिहास है, उस तरह की जब चीजें आप पढ़ेंगे तो लगेगा कितनी गंभीरता से, कितने अंदर तक घुस करके एक एक तथ्यों को निकाल करके आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे। ये उसकी गुणवत्ता में आपको पता चलेगा। यानी जो किताबें आएगी आपको अप्रैल एंड से कोशिश ये है कि 5 यूनिट्स है उसकी पहले आपको दे दी जाए। जो बच्चे ऑफलाइन में जुड़ेंगे हमारे पास में, उनको कुरियर के माध्यम से आपके घर तक भेजी जाएगी, और जो ऑफलाइन में मिलेंगे यहाँ पे मिली जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए कुछ और एडिशनल सुविधाएं हैं। वो सुविधाएं क्या है कि जो निर्माण आईएएस इंदौर के कैंपस में आप क्लास करेंगे, और जब तक आपकी क्लास चलेगी, अगले 4 महीने का ये लगभग कोर्स हमने डिजाइन किया, जब 3 घंटे के आसपास आपकी क्लास चलेगी, 3 से 4 घंटे, तो ये 4 महीने का जो आपका कोर्स है मिनिमम, जब तक मीन्स ये 4 चले या 5 महीने, है ना, तो उस कोर्स के ड्यूरेशन में आपको निर्माण आईएएस यहां पर 6 घंटे के लिए लाइब्रेरी भी आपको उपलब्ध कराएगा, क्लास के अलावा। कि आप कोई भी एक स्लॉट पहले आकर के, जब भी आप एडमिशन ले, आपको सीट आपकी निर्धारित कर दी जाएगी, आपका समय भी निर्धारित कर दिया जाएगा कि उस 6 घंटे में आकर के आप यहां पर भी बैठ करके पढ़ सकते हैं। इसी जो पूरी वातानुकूलित हमारी जो लाइब्रेरी है, यानी क्लास भी आप करें और लाइब्रेरी में भी बैठ करके आप पढ़ सकते हैं, जब तक आपकी क्लास निर्माण में चलेगी, यानी जो कोर्स हमारा पूरा होगा तब तक के लिए लाइब्रेरी की सुविधा भी आपके लिए निःशुल्क इसके साथ में दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो ए पार्ट है, खासतौर से जो जीएस वाला पार्ट है ना, तो आपको पता भी होगा 2 पार्ट में सिलेबस है इसका। ए पार्ट में सामान्य अध्ययन है, जिसमें एमपी का ज्योग्राफी, एमपी का आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और टेक्नोलॉजी का पार्ट है। और बी पार्ट में पूरा जो फूड एंड सप्लाई ऑफिसर वाला जो टेक्निकल पार्ट है, यानी साइंस वाला पार्ट है, वो है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, जो भी बालक इसकी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में करेगा, उसको इन टॉपिक्स की, यानी ए पार्ट की रिकॉर्डेड क्लास आपको इसके साथ में निःशुल्क दी जा रही है। ठीक है, तो आप जब भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपको ए पार्ट भी आपका तैयार हो रहा है। हाँ, जो बच्चे, अब इसका जो ए पार्ट का जो मटेरियल है ऑनलाइन में हम लोग नहीं भेज रहे हैं उसका, वो आपको इजीली एसेसेबल भी होगा, और उसकी सूची आपको जरूर बता दी जाएगी, इनसे पढ़ना चाहिए। जब मेरी क्लास आप करेंगे उसको, यानी निर्माण की आप क्लास करेंगे, तो पूरी सूची आपको बता दी जाएगी कि इन टॉपिक को यहां से पढ़ना है। ठीक है, और परंतु जो ऑफलाइन में क्लास करेंगे
उनको उनका मटेरियल जो किताबें निर्माण में दी जाती है ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की या आर्ट एंड कल्चर की, वो भी आपको यहाँ से ही ऑफिस से प्रदान की जाएगी। यानी ऑफलाइन छात्रों को एक करंट अफेयर शायद खरीदना पड़ेगा, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक पेज भी आपको बाजार से खरीदना पड़ेगा जब निर्माण में आप क्लास करेंगे तो। ठीक है, तो ये सामान्य सी जानकारी थी। जैसा कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 3 अप्रैल से 1 बजे से ये बैच प्रारंभ हो रहा है, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा। हमारे इंदौर सेंटर में ऑफलाइन क्लास चलेगी और इसी क्लास को जो लाइव ऑफलाइन क्लास चलेगी उसी को हम लोग लाइव प्रोजेक्शन दे रहे हैं, यानी ये हाइब्रिड क्लास है। ठीक है, आप अपने घर पे बैठे भी ऑनलाइन के माध्यम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो मटेरियल है ऑफलाइन में और ऑनलाइन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस ऑनलाइन में बी पार्ट संपूर्ण आपको कुरियर के माध्यम से जो बुकलेट्स आएगी 2 भाग में वो आपको दी जाएगी। ऑफलाइन में ए और बी पार्ट का दोनों का मटेरियल मिलेगा। ठीक है, साथ ही जो ऑफलाइन में जो इंदौर सेंटर पर यानी हमारे कैंपस में आके पढ़ेंगे उन बच्चों के लिए जब तक आपकी क्लास निर्माण आयोजित करेगा तब तक के लिए आपको लाइब्रेरी भी, वातानुकूलित लाइब्रेरी भी आपको निःशुल्क मिलेगी, उसका अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और इसके इतर अभी जो एक भ्रांति आती है कि सर क्या बीएससी होगा क्या कहीं नहीं होगा, वो फॉर्म्स भरने जारी हो चुके हैं, उसके माध्यम से आप भी समझ गए होंगे कि शायद वो एलिजिबल है सीबीजेड और वो बायोलॉजी और क्या नाम है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले भी है ना। ठीक है, और फिर भी कुछ और भी सूचना हम भी लगे हुए हैं, थोड़ा पब्लिक डोमेन में कुछ सरकारी तंत्रों के द्वारा जाए तो हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं अलग अलग संस्थाओं से कि ताकि ये चीज पब्लिक डोमेन में भी आ जाए और इजिली आपका बिना सर दर्द के आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। और इसी कारण से मैं अप्रैल से अगर हमें तुरंत ही क्लास ज्वाइन करनी होती तो ये थी वैकेंसी आते भी हम लोग स्टार्ट कर सकते थे, परंतु समय इसलिए लिया गया ताकि कुछ क्लैरिटी के साथ में हम लोग ये सिलेबस को स्टार्ट करें, ताकि बिना तनाव के आप फीस भरें, बिना तनाव के साथ में आप निर्माण के साथ में अपना समय व्यतीत करें। ठीक है, अब मेरे साथ में आगे की जो क्लास लेंगे वो अभी नितेश त्यागी सर हैं, जो निर्माण के साइंस के एक अपने पिलर है, एक स्तंभ है और नियमित कई हजारों बच्चों को ये अपने द्वारा मार्गदर्शित कर चुके हैं। और वो आपको अभी सिलेबस की छोटी सी एनालिसिस देंगे और फिर 3 तारीख से नियमित ये क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। जिन भी बच्चों को आना है वो अपना डेमो लीजिए, 3 दिन 4 दिन का जो भी ऑफिस डिसाइड करता है, मिनिमम मेरा मानना है 3 दिन का तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, तो 3 दिन का डेमो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। गुणवत्ता जांचे और फिर क्वालिटी से सेटिस्फाई हो जाए तो फिर उसको ज्वाइन करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब त्यागी सर आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सर। तो सर ने संपूर्ण जानकारी आपको पेपर के बारे में दे दी है कि कैसे हमारी क्लासेस चलने वाली हैं, कैसे आप क्लासेस में अपनी पूरा का पूरा सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा सिलेबस पर बात करूंगा। और जब हम सिलेबस पर बात करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले पार्ट ए में आपका पूरा का पूरा सिलेबस लगभग लगभग मध्य प्रदेश के ऊपर बेस्ड है। तो जो लोग मध्य प्रदेश से जुड़े हुए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बेहतर है कि वो अपने मध्य प्रदेश की तैयारी को जारी रखते हुए उसके इतिहास को, ज्योग्राफी को, आगे चीज़ों को पढ़ते हुए आराम से तैयारी कर सकते हैं। हम पार्ट बी के सिलेबस पर अगर बात करें तो इस पार्ट बी की सिलेबस में 10 यूनिट में उन सारे टॉपिक्स को रखा गया है जो एलिजिबिलिटी की ग्रेजुएशन के हिसाब से हैं। अगर सिंपल तरीके से बात करें तो यहाँ पर केमिस्ट्री की भी कुछ चीज़ें हैं, फूड प्रोसेसिंग की भी कुछ चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर को भी स्थान दिया गया है, हॉर्टिकल्चर की भी कुछ बातें रखी गई हैं, पशुपालन को भी स्थान दिया गया है। यानी कि जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, जो एलिजिबल कंडीशन में हैं, उनके लिए आपके लगभग हर चीज़ को आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। तो जब हम इन 10 यूनिट पर बात करना शुरू करते हैं, एक ओवरव्यू लेना शुरू करते हैं, तो सिंपल सी कहानी आपको समझनी पड़ेगी कि आपको हर एक यूनिट को बहुत डिटेल में और छोटी छोटी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। सिंपल है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको हमको बहुत बड़ा बड़ा सा नॉलेज लेना है, बहुत खतरनाक सी कहानी पढ़ना है। छोटे छोटे पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा, बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। यानी कि इन 10 यूनिट्स को तैयार करने के लिए जो खासकर आपके इस पेपर से बेस्ड हैं, खाद्य सुरक्षा से बेस्ड हैं, उनको लेकर आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, एक एक चीज को उठाना पड़ेगा, एक एक पॉइंट्स पर बात करना पड़ेगी। तो अगर हम 10 यूनिट का सिलेबस शुरू करें
तो आपकी जो पहली यूनिट है, जिसको हम कहते हैं बुनियादी खाद्य विज्ञान का परिचय। अब देखिए सिंपल है कि जब हम खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक खाद्य विज्ञान का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो आपका जो पहली यूनिट है जिसमें आप कह रहे हैं बुनियादी खाद्य विज्ञान का परिचय, उसमें सबसे पहला पॉइंट है भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास। यानी कि सिंपल कंडीशन है कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भोजन क्या है, हमारे पूर्वजों ने कैसे भोजन को खोजा, कैसे अलग अलग कहते हैं ना प्रैक्टिकल्स किए, आपके कुछ सफल हुए कुछ असफल हुए, और प्रागैतिहासिक काल से लेके आपके प्राचीन काल से लेके मध्य काल से लेके आधुनिक काल से लेकर केवल देश के स्तर पर ही नहीं, विश्व के स्तर पर भोजन को कैसे खोजा गया, उसको किस प्रकार संरक्षित किया गया, उसका पूरा इतिहास आपको यहां पर जानना पड़ेगा। तो आपका जो पहला पॉइंट है वो किसको लेकर है, आपके भोजन के संरक्षण को लेकर है, उसके इतिहास को लेकर है, जो देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट जब हम देखते हैं तो पारंपरिक भोजन और उसका महत्व। भाई सिंपल है, भारत में डाइवर्सिटी की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ अनेक प्रकार का पारंपरिक भोजन है, अलग अलग क्षेत्रों में पारंपरिक स्थिति है, पारंपरिक भोजन की कलाएं हैं, अलग अलग प्रकार का भोजन है, उनकी इंपॉर्टेंस है, उनसे शरीर को क्या फायदा मिलता है, उन सब का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा खाद्य फोर्टिफिकेशन की भूमिका को भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे हम हमारे पोषण की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम भारत के अंदर जो भोजन की चुनौतियां हैं उनको ठीक कर सकते हैं, हर किसी तक पोषण पहुंचा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रयास की आवश्यकता है, कैसे चीजों को मैनेज करना है, ये सब हमारा किसके अंदर होगा, खाद्य फोर्टिफिकेशन के अंदर होगा, जो देखने को मिलेगा। और एक और बढ़िया टॉपिक है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी भोजन। नहीं सिंपल है, जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश एक ऐसा आप कह सकते हैं राज्य है जिनमें आदिवासियों की संख्या क्या है, ज्यादा है, विभिन्न जनजातियां निवास करती हैं। तो उनका भोजन क्या है, उनके पारंपरिक भोजन की क्या कहानी है, कौन कौन सी भोजन वो खाते हैं, कौन कौन से पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, और उनसे उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, उनके स्वास्थ्य में कैसे कैसे बदलाव होते हैं, क्या क्या भोजन उनको आवश्यक है, किस प्रकार के भोजन उनके उनके हैं जो उनके स्वास्थ्य पर उनके जीवन पर असर डाल रहे हैं, उन सब की जानकारी आपको किस में लेनी पड़ेगी, मध्य प्रदेश के आदिवासी भोजन में लेना पड़ेगी। उसके बाद जब आप नीचे जाते हैं तो सिंपली ये जो टॉपिक है इसमें आपको सारे पोषक तत्वों को डिटेल में पढ़ना है। भाई जब भोजन करोगे तो भोजन का क्या है, आपका पोषक तत्वों का एक पूरा समन्वय है। आपके प्रत्येक भोज्य पदार्थ में कुछ ना कुछ पोषक तत्व आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो आपके शरीर का संचालन करते हैं, जो ऊर्जा का संचालन करते हैं, ऊर्जा का निर्धारण करते हैं। उन सब के लिए आपको पूरा का पूरा एक 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 कहते हैं ना पूरा डिटेल व्यू पढ़ना पड़ेगा। कि कार्बोहाइड्रेट को पढ़ रहे हो तो उसका पूरा डिटेल व्यू लेना शुरू करो कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या है, मोनोसेक्राइड की क्या कहानी है, पॉलीसेक्राइड की क्या कहानी है, ओलिगोसेक्राइड की क्या कहानी है, डाइसेक्राइड की क्या कहानी है, प्रोटीन है तो क्या प्रोटीन के प्रकार हैं, क्या प्रोटीन की संरचना है, आपके विटामिन हैं तो उनके प्रकारों के ऊपर पूरा एक डिटेल्ड कंडीशन आपको खाद्य घटक के अंदर तैयार करनी पड़ेगी। पूरे टाइप्स के साथ, फॉर्मुलेस के साथ, सारी चीजों पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब छोटी छोटी चीजों को जोड़ेंगे तब एक बड़ा टॉपिक क्या होगा, तैयार होना शुरू होगा। और उसके साथ साथ आप देखोगे तो पाचन और किसकी कहानी है, अवशोषण की कहानी है। भाई जो भी चीज आप ले रहे हो, जो भी खाद्य पदार्थ आप ले रहे हो, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसे चल रही है, चय उपापचय क्रियाएं कैसे चल रही हैं, पाचन कैसे हो रहा है, अवशोषण कैसे हो रहा है, सिंपल कहानी है, उन सबको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आपका आपका जो टॉपिक आएगा वो कौन सा है, भोजन के गुण है। भाई बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, अम्लीय प्रकार का है, क्षारीय प्रकार का है, रसायन कंडीशन उसमें क्या है, क्या केमिकल है, कोलाइडल कंडीशन है, मिक्सचर कंडीशन है,
उन सब का एक एक प्रॉपर नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। तो अगर हम हमारी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, अगर हम तैयारी करना शुरू कर रहे हैं भाई कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तौर पर तैयारी करनी है, तो मैं ये कहता हूं कि ये पहली यूनिट बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, यहां से आपकी कहानी की शुरुआत होती है कि हर किसी को ये पूरा भोजन के बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपके प्राचीन समय से लेके आधुनिक समय से लेके घटक से रोके पाचन पोषण से लेके भौतिक गुणों से लेकर ये सारी चीजें आपको प्रॉपर मालूम होना चाहिए, तब जाकर आपकी पहली यूनिट तैयार होती है। तो जब हम शुरू भी करेंगे, जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, पहली यूनिट से पढ़ना शुरू करेंगे, तो बिल्कुल एक एक से पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहली कंडीशन यही रहेगी कि जब आप निर्माण के साथ जुड़कर क्लास लेना शुरू करेंगे, तो सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। ये सबसे बड़ी कंडीशन है कि सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर करना है, उसको और बेहतर तरीके से कवर करना है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने बहुत, एक तो क्या है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत पहले हो चुका है, तो बेसिक चीजें हमारी खत्म हो चुकी हैं। तो उनको हमको सबसे पहले तैयार करना है और सिलेबस के अनुसार, और क्वेश्चंस की क्या प्रेवर है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसी कंडीशन बन रही है, इन पर हमको विशेष ध्यान देना है, इन पर हमको विशेष विशेष तैयारी करनी है, जो हमको देखने को मिलेगा। तो ये हमारी पहली यूनिट है। पहली यूनिट के बाद जब दूसरी यूनिट में जाते हैं, तो सीधी सीधी कहानी है कि भोजन के ऊपर एक बड़ा महत्व है सूक्ष्म जीवों का। भाई भोजन की गुणवत्ता कैसी है, वो उनकी उनकी लाइफ कितनी है, कितने समय तक वो चलेगा, कितने समय तक वो नहीं चलेगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? आपके सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसाइड करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक पूरा अपना संसार है। पास्चर साहब थे जिन्होंने बड़ा अच्छे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया था, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने सबसे अच्छे से बताया था। तो आपको सबसे पहले तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही पढ़ना है। इस टॉपिक को जब आप उठाओगे, यूनिट 2 को खोलोगे, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है। यानी कि सबसे पहले तो आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में एक डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए। यानी कि सिंपल कहानी है कि उनका वर्गीकरण क्या है, बैक्टीरिया की क्या कहानी है, उसके टाइप्स क्या हैं, प्रोटोजोआ की क्या कहानी है, उसके टाइप क्या है, फंगी की क्या कहानी है, उसके टाइप क्या है, वायरस की कंडीशन क्या है, उसकी संरचना क्या है, आकृति क्या है, उनका इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, प्रजनन कैसे है, पूरी जानकारी आपको किसकी लेनी पड़ेगी? सूक्ष्म जीवों की लेनी पड़ेगी। उनका पूरी कंडीशंस आपको समझनी पड़ेगी, हैबिटेट से लेके सारी चीजों पर। उसके बाद फिर आपको सिंपल सी कंडीशन है कि आपकी सूक्ष्मजीव कैसे असर कर रहे हैं, खाद्य विषाक्तता कैसे आ रही है, कैसे आपकी भोजन दूषित हो रहा है, उनमें विषाक्तता कैसे जनरेट हो रही है, वो खाने लायक है या नहीं है, उन सब के ऊपर आपको आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद इसके साथ एक और टॉपिक जोड़ा गया, कौन सा बेटा? फूड फ्रेगमेंटेशन। भाई सिंपल सी बात है, ये भी एक विधि है जिससे जिससे खाने की चीजें तैयार की जाती हैं, पेय पदार्थ तैयार किए जाते हैं, तो उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप देखते हो तो विशिष्ट खाद्य समूह। ठीक है, विशिष्ट खाद्य समूह का मतलब है कि हमारे यहाँ कौन कौन से खाद्य समूह हैं जो आपके हाई न्यूट्रिशन दे रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है, जिनको कह सकते हैं प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, उनके बारे में आपको क्या करना है बेटा? पढ़ना है, और उनको कैसे खराब होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, पेरिशेबल आइटम कैसे हैं, वो कितने दिन तक चलेंगे, उनकी लाइफ कैसे बढ़ाई जा सकती है, कोई डिब्बा बंद अगर आइटम है तो उसको कैसे यूज किया जा सकता है, उन सबको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको फिर से माइक्रोबियल तकनीकें पढ़नी पड़ेंगी कि कैसे आपके ये काम कर रहे हैं। तो दूसरी यूनिट जो है वो आपके कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेगमेंटेशन, इन सब चीजों के ऊपर बेस्ड है, उनके प्रभाव के ऊपर बेस्ड है, जो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी बड़ी 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 बेहतर यूनिट है और समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको इन सबको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जब हम तीसरी यूनिट पर जाते हैं तो देखिए सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, खाद ले रहे हो तो उसके साथ साथ जरूरी है कि प्रॉपर पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। भाई खाने का बेसिक लक्ष्य जो है, या हम कहते हैं ना प्राथमिक उद्देश्य, ये है कि हमें प्रॉपर पोषण मिल रहा है,
पूरी तरह से हम पोषित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या पोषण की हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है, पोषण की कोई कंडीशन तो नहीं है। तो सिंपल है कि आपको पूरी यूनिट किसके आधार पर चलानी है? पोषण के आधार पर चलानी है। जैसे सिंपल है कि खाद और पोषण क्या है, पोषण का काम क्या है, कैसे इसका वर्गीकरण है, कौन कौन से स्रोत है जहां से पोषण को प्राप्त किया जा रहा है। सबसे बढ़िया टॉपिक है संतुलित आहार, कि किस किस उम्र के अंदर, किस आपके एज के अंदर, किस जेंडर के अंदर, लिंग के अंदर, किस जोग्राफिकल कंडीशन के अंदर कितना आहार आपको लेना है, कौन सी आहार की अवस्था संतुलित होती है, उससे कितना पोषण प्राप्त होता है, कैसे पोषण प्राप्त होता है, इन सब की जानकारी आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी। उसके अलावा आपके कैसे भत्ते चल रहे हैं, बैसल ऊर्जा चय उपचार चय करना क्या है, उन सब का नॉलेज लेना पड़ेगा, चलेगा। उसके अलावा उन तकनीकों पर भी पढ़ना पड़ेगा जो मानव की पोषण को क्या कर रही हैं, बताने का काम कर रही हैं, चलेगा। एक बढ़िया टॉपिक है कुपोषण के कारण और निवारण। भाई ये टॉपिक केवल पढ़ने के लिए बढ़ना है, बढ़िया है, प्रैक्टिकली बढ़िया नहीं है। तो आपको कुपोषण की पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी कि माल न्यूट्रिशन क्या है, बच्चों के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, अलग अलग आयु वर्ग में माल न्यूट्रिशन की क्या समस्या है, हमारी महिलाओं में क्या दिक्कत आ रही है, आपके छोटे बच्चे जो हैं, अलग अलग आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, 0 से 6 महीने के हैं, आपके 2 या 3 साल तक के जो बच्चे हैं, 5 से 6 साल तक के बच्चे हैं, उनमें कुपोषण की क्या कंडीशन है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, कौन सी तकनीकें अपनाई जा सकती हैं। खासकर मध्य प्रदेश के अंदर कई सारे केसेस मिले हैं कुपोषण के। आप शिवपुर की बात करते हैं, शिवपुरी की बात करते हैं, कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आपको आज भी गंभीर मामले कुपोषण के देखने को मिलते हैं। तो इन सब के ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी। और भारत सरकार आपकी क्या क्या कुपोषण या पोषण को लेकर कार्यक्रम चला रही है, उसको लेकर कैसे जागरूक कर रही है, कौन कौन से स्वास्थ्य कार्यक्रम आपके चल रहे हैं, उन सब के ऊपर भी आपको क्या करना है, डिटेल में स्टडी करनी। कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, क्या उसके अंदर क्राइटेरिया है, कौन कौन आ रहा है, क्या उसकी वास्तविक स्थिति है, यानी कि पूरा नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, चलेगा। उसके बाद पोषक तत्वों को कैसे टाइप में बांटा गया है, मैक्रो कंडीशन क्या, माइक्रो कंडीशन क्या, उन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो तीसरी यूनिट जो है वो आपकी किससे रिलेट कर रही है? पोषण से रिलेट कर रही है। तो पहली यूनिट अगर मैं थोड़ा सा रिपीट करूं, पहली यूनिट भाई सिंपल है कि आपके जो लोग फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हैं, फूड कंडीशन से जुड़े हैं, केमिस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए प्रॉपर पहली यूनिट है कि भोजन के बारे में जानिए, उसके संरक्षण के बारे में जानिए, इतिहास के बारे में जानिए, उसके अंदर विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में जानिए, उसके गुणों के बारे में जानिए। इन सबको आप कौन सी यूनिट में तैयार करेंगे? पहली यूनिट में तैयार करेंगे। दूसरी यूनिट आपकी सूक्ष्म जीवों के ऊपर बेस्ड है, उनके प्रभाव के ऊपर बेस्ड है, फ्रेगमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है, सारी चीजों को आपको तैयार करना पड़ेगा। तीसरी यूनिट में आप पोषण के ऊपर बात करेंगे। पोषण क्या है, कुपोषण क्या है, कार्यक्रम क्या है, कैसा वर्गीकरण है, कैसी तकनीकें हैं, कैसे पोषण को ठीक किया जा सकता है, निवारण आपके कुपोषण की समस्या को कैसे उपटाया जा सकता है, कौन से रोग हैं, क्या कहानी है, वो सारी इस यूनिट में कवर करना होगी। और जब हम इसको तैयार करना शुरू करेंगे तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट तैयार करना शुरू करेंगे, एक एक से सिलेबस के हिसाब से। देखिए किसी भी तैयारी का पहला जो जो मुझे लगता है कि भाई तैयारी का जो पहला पहला स्टेप है वो है सिलेबस, कि किसी भी तैयारी के पहले तौर पर आप सिलेबस को जानो और सिलेबस के अनुसार अपना पूरा पूरा तैयार कीजिएगा प्रोफार्मा, कि कैसे तैयार करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये आवश्यक है कि किसके हिसाब से जुड़ा जाए? सिलेबस के हिसाब से जुड़ा जाए। तो हमने 3 यूनिट पर बात कर ली है, ठीक है। फटाफट चौथी यूनिट पर आते हैं, खाद्य संरक्षण, पैकेजिंग और भंडारण। बहुत ही कहते हैं ना कि जब भोजन की जानकारी होगी तो उसका संरक्षण भी करना आना चाहिए। पुराने समय से लेकर आधुनिक समय तक कई तकनीकें लगाई गई कि कैसे हम भोजन का संरक्षण कर सकते हैं, कैसे हम खाने को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पेट तक वो पहुंच सके, हम हमारी खाद्य आपूर्ति को पूरा रख सकें। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी कहते हैं ना, जिनके जिनके खाने के अंदर या जिनकी थाली के अंदर आज भी खाना नहीं है। तो उन समस्याओं से बचने के लिए हम हरदम किसकी बात करते हैं?
खाद संरक्षण की बात करते हैं, प्रॉपर पैकेजिंग की बात करते हैं, भंडारण की बात करते हैं। कई बार भंडारण में दिक्कतें आती हैं, पैकेजिंग में दिक्कत आती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो खाद्य है, हमारे खाने पीने की चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं क्या हो रही हैं, खराब हो रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं खाद्य आपूर्ति दिक्कत करती है। तो उसकी विधियों को समझना, ठीक है। अब देखिए सिंपल है कि खाद्य संरक्षण क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, कैसे विधियां हैं जिससे खाद्य को संरक्षित किया जा सकता है। थर्मल और गैर थर्मल खाद्य संरक्षण प्रौद्योगिकी कौन कौन सी हैं जिससे खाद्य को क्या किया जा सके, संरक्षित किया जा सके। पैकेजिंग कैसे की जानी है, कैसे उसको मैनेज किया जाना है, कैसे पैकेज में कितने दिनों तक उस आइटम को सुरक्षित रखा जा सकता है। सिंपल सी बात है, कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से कानून हैं पैकेजिंग को लेकर, उन सबको प्रॉपर आपको पढ़ना है कि खाद्य पैकेजिंग क्या है, अवधारणा क्या है, प्रकार क्या है, पैकेजिंग के लेकर कानून क्या है, विनियमन क्या है, उन सब की जानकारी आपको लेना है, चलेगा। उसके बाद आप कैसे नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, किसके अंदर, खाद्य पैकेजिंग के अंदर, जो देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपके भोजन भंडारण कैसे हो रहा है, भंडारण संरचनाएं कैसी हैं, कौन सी प्रचलित विधि है। भाई भंडारण हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, हमारे ऐतिहासिक युग से भोजन का क्या होता जा रहा है, भंडारण होता जा रहा है। लोगों को इकट्ठा या भोजन को इकट्ठा करके कोशिश की जा रही है ताकि लंबे समय तक भोज्य पदार्थों को चलाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके भोजन को पहुंचाया जा सके। तो उन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे भंडारण करना है, प्रचलित विधि क्या है, पर्यावरण कैसे काम करता है, सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेंगी। तो आपका जो चौथी यूनिट है वो किससे रिलेटेड है, आपके खाद्य संरक्षण, पैकेजिंग और भंडारण से रिलेटेड है, जो आपको देखने को मिलेगी। जब हम पांचवी यूनिट पर जाते हैं, अब देखिए सिंपल है कि जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें एग्रीकल्चर या जो आपके कृषि संकाय के लोग हैं उनको भी जगह दी गई है। तो जब सिलेबस बनाया गया तो भाई वो लोग क्यों रूठे, तो कृषि से रिलेटेड चीजें भी आपके एक यूनिट में प्रॉपर डाली गई, आपकी कृषि को भी स्थान दिया गया। और डेफिनेट सी बात है कि जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, आपके आपके फूड की बात करते हैं, तो कृषि को छोड़ा नहीं जा सकता। तो ये पूरी यूनिट जो है वो आपके किसके ऊपर बेस्ड है, आपके कृषि के ऊपर बेस्ड है, जहां ऊपर एक शब्द लिखा है भारतीय कृषि प्रणाली, ठीक है। तो आपको सिंपल सी कहानी है कि सबसे पहले भारत में कृषि की कंडीशन को समझना है, ठीक है। खेती की शुरुआत भारत कैसे कर रहा है, परंपरागत खेती में कैसे उसने काम किया, आधुनिक खेती में वो कैसे काम अपना रहा है। सिंपल कहानी है भाई। जैसे अभी अभी कुछ देर पहले ही जब कृषि पर बात हो रही थी तो आ, हमारी सर से बात हो रही थी, और सर से जब बात हुई तो सीधी कहानी है कि एक जमाने में, मतलब कहते हैं ना, खेतों में पानी देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, पेस्टिसाइड डालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आप ड्रोन के मदद से इन चीजों को कर रहे हो, निगरानी कर रहे हो। यही तो चेंजेस हैं आधुनिक कृषि के। तो आपको प्रॉपर एक फ्लो चार्ट में पढ़ना है कि आपके परंपरागत से लेकर आधुनिक समय में आपकी कृषि प्रणाली कैसे बदली है, यस और नो, कैसे स्थितियां चेंज हुई हैं। उन सबको आपको डिटेल में आपको कह सकते हैं ना अध्ययन करना पड़ेगा, जो देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी कौन सी फसलें हैं जो आजीविका दे रही हैं, फसल प्रणाली क्या है, ये सब की बात आपको इस पूरे टॉपिक में करनी है। अब भाई जब खेती है तो साथ में आपका क्या है, पशुपालन भी है। तो सिंपल सी कंडीशन है, आपकी पशुपालन को लेकर भी आपको प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ेगा। डेयरी उद्योग कैसे काम कर रहे हैं, आपके और भी दूसरे पालन है भाई, सुअर पालन है, बकरी पालन है, कुक्कुट पालन है, बतख पालन है, इनका क्या कंडीशन है, क्या योगदान है, कैसे काम कर रहे हैं, क्या इनकी स्थिति है, कैसे इनको इनको खाद्य के अंदर या फूड के अंदर जोड़ा जा रहा है, इन सब के ऊपर बात करना पड़ेगी। उसके अलावा आपको देखिए बागवानी के ऊपर भी बात करनी है, कृषि वानिकी के ऊपर भी बात करनी है, आपके पूरा का पूरा सहपालन, मछली पालन, किसानों के लिए आजीविका घटक, पूरा का पूरा किसान के जीवन को कैसे ठीक किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए, और अलग अलग तकनीकें कैसे काम कर रही हैं, उन सब के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप भारतीय कृषि पढ़ते हो तो भाई एक बैंक की भी बात करते हो, नाबार्ड, ठीक है। जहां तक मुझे याद आ रहा है 1982 में एक बैंक बनाया गया, कौन सा आपका, नाबार्ड, ठीक है। और ये नाबार्ड जो है वो किसको लेकर काम करता है,
आपकी खेती किसानी को लेकर काम करता है। रूरल एरियाज में कैसे आपके किसानों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे उनको आर्थिक तौर पर मजबूत किया जा सकता है, तो उनके बारे में भी पढ़ना है। कृषि विश्वविद्यालय केवीके के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो इन सबको आपको प्रॉपर नॉलेज में लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपकी खेती से कैसे आजीविका को बढ़ाया जा सकता है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, सार्वजनिक निजी संगठन क्या कर रहे हैं। यानी कि आपको पूरी यूनिट को 2 से 3 पार्ट में पढ़ना है। पहले पार्ट में खेती और पशुपालन को जानिए, दूसरे पार्ट में तकनीकों को जानिए, तीसरे पार्ट में आपके कहीं ना कहीं सरकार से लेकर सरकारी और गैर सरकारी संगठन, सार्वजनिक संगठन कैसे कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ये आपको पूरा का पूरा आपकी 5वीं यूनिट से समझ में आएगा। चलेगा, तो 5वीं यूनिट किसको लेकर है? भारतीय कृषि प्रणाली को लेकर है, जो देखने को मिलेगा। जब हम 6वीं यूनिट की बात करते हैं, चलेगा, तो 6वीं यूनिट जो है वो खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता और किसको लेकर है? मानकों को लेकर है। कि भाई सिंपल सी बात है, आपकी फूड सिक्योरिटी की कंडीशन क्या है, परिभाषा क्या है, भूमिका क्या है, फूड सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या क्या खतरे हैं, इन सब के ऊपर जैविक खतरे क्या हैं, इनके ऊपर स्वच्छता का क्या इंपॉर्टेंस है। चलेगा, खाद्य सेवा प्रतिष्ठान में स्वच्छता साफ सफाई क्या है, ठीक है, कहीं प्रदूषित तो नहीं है, कहीं आपके फूड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई पॉल्यूटेंट उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। इन सब का आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। किसके अंदर बेटा? स्वच्छता सफाई के अंदर, प्रदूषण की कंडीशन के अंदर, अपशिष्ट को कैसे खत्म करना है ताकि खाद्य जो प्रतिष्ठान है उनको ठीक ढंग से चलाया जा सके। चलेगा, उसके अलावा खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन कैसे करना है, बुनियादी अवधारणाएं क्या हैं, और सारा का सारा वैश्विक स्तर पर हमको खाद्य सुरक्षा प्रबंधन कैसे करना है, उन सब की बात करनी। यानी कि पूरी की पूरी यूनिट किसको लेकर है? खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता, स्वच्छता एवं मानक को लेकर है। तो आपकी जो 6वीं यूनिट है पूरी की पूरी खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता को लेकर है, जो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमारी 6 यूनिट है। मैं फिर से एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं। पहली यूनिट भोजन को जानिए, उसकी बेसिक चीजों को समझिए। ठीक है, कि भोजन क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसके अंदर क्या पोषण है, उनको समझिए। दूसरी यूनिट में सूक्ष्म जीव और उसके प्रभाव को समझिए, फर्मेंटेशन को समझिए, विशिष्ट पदार्थों पर कैसे काम चल रहा है उसको समझिए। तीसरी यूनिट में पोषण की बात की जाएगी, कुपोषण की बात की जाएगी, प्रभाव की बात की जाएगी, सरकारें क्या काम कर रही हैं उनकी बात की जाएगी। पूरा का पूरा चैप्टर इसके ऊपर पढ़ा जाएगा। चौथी यूनिट आपकी खाद्य संरक्षण, पैकेजिंग, भंडारण को लेकर है कि भाई कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे लंबे समय तक चलाया जाए, कौन कौन सी प्रौद्योगिकियां लगाई जाएं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके खाने को या भोजन को संरक्षित किया जा सके। पांचवी पूरा कृषि के ऊपर है कि कृषि में हमको कैसे तरीके से चलना है, कैसे मैनेज करना है। छठवीं यूनिट आपकी खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण, इन सारी चीज़ों को लेकर है, जो आपको देखने को मिलेगा। चलेगा, अब हम 7th यूनिट पर बात करें तो आपका फिर से ये यूनिट किसको लेकर है? एकीकृत कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकी। चलेगा, फिर से आपके कृषि को लेकर है कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है कृषि की। भाई हमारा पूरा प्रदेश कृषि आधारित प्रदेश है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो कृषि की क्या कंडीशन है, पशुपालन की क्या कंडीशन है, कैसे मध्य प्रदेश के किसान काम कर रहे हैं, क्या क्या कृषि के क्षेत्र में उनका योगदान है, क्या क्या चीज़ें वो उगा रहे हैं, कैसे हम लोगों की भोजन की आपूर्ति को पूरा कर रहे हैं, या पशुधन में हमारा क्या स्थान है, कैसे पशुपालन हो रहा है, इन सबको आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा आपको सिंपल सी बात है, कैसा कैसा फसल उत्पादन, अनाज, दालें, तिलहन, मिलेट, सब्जी, फल, फूल कैसे उग रही हैं, क्या कंडीशन है, उनके ऊपर बात करनी है। मसालों का एक इम्पॉर्टेंट आपका भूमिका रहती है, तो उनके ऊपर आपको बात करनी है। पशुपालन पर प्रॉपर फिर से बात करनी है कि कैसे पशुपालन हो रहा है, आपके मधुमक्खी पालन से लेके सारा पशुपालन आपका कैसे चल रहा है एकीकृत तौर पर, उस पर प्रॉपर बात करनी है। अब देखिए कितना बढ़िया टॉपिक, कटाई उपरांत प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, जल संरक्षण प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य, फसल प्रबंधन, कीट प्रबंधन। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी का भी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, जल संरक्षण को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपकी आपकी सिंपल सी बात है, जब किसान अपनी फसल ले लेता है
काट लेता है तो काटने से लेके आपके मंडी में बेचने के बीच में कहीं प्रॉब्लम ना आए, प्रबंधन कैसे करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, आग से कैसे बचाना है, सीड़न से कैसे बचाना है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये पूरा का पूरा नॉलेज आपको एकीकृत कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकी में देखने को मिलेगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट के ऊपर, तो कौन सी यूनिट है? 8वीं, जो किसके लेकर है बेटा? पशु उत्पाद प्रसंस्करण। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, पशुओं का और खासकर जो हमारे पशुधन है या जो जिनको हम पालने का काम कर रहे हैं, उनका हमारे जीवन में, हमारे खाद्य में, खाने पीने में बहुत महत्व है और उनकी जानकारी आपको होना चाहिए। एक बड़ा वर्ग है जो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं नॉन वेजिटेरियन है, यानी कि आपके पशुओं से अपना भोजन प्राप्त हो रहा है, तो उसमें भी किस तरीके का भोजन प्राप्त हो रहा है, मांस का संगठन, मांस के प्रकार, बुचड़ खाने कैसे काम कर रहे हैं, कौमलीकरण कैसे करना है, आपकी कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आपकी कहीं ना कहीं, आपके कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब नॉनवेज प्रोडक्ट खाते हैं तो बीमारियों की भी दिक्कत है, उनके उनके पशुओं का इलाज की भी दिक्कत है, कैसे आपके प्रॉपर उनको मैनेज किया जा सकता है ताकि ताकि किसी भी स्वास्थ्य के ऊपर कोई समस्या ना आए, इन सबको आपको पढ़ना है। मछली और कुक्कुट प्रसंस्करण आपको पढ़ना है। अंडे की भौतिकी समझना, भाई बहुत बड़ा वर्ग है जो अंडे को खाने पर डिपेंड करता है, आपके एग से अपने अपना अपना कह सकते हैं न्यूट्रिशन पोषण लेता है, उसकी रसायन की क्या है, पोषण संबंधी कार्यात्मक विशेषताएं क्या है। ठीक है, अंडा और अंडा से बनने वाले उत्पादों को कैसे प्रसंस्कृत किया जा सकता है। दूध के ऊपर आपको एक विस्तृत नॉलेज लेना है, चलेगा कि उसके बेसिक गुण क्या है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, किडवन की कैसे तकनीक निकाली जा सकती है, क्रीम में क्या विशेषता आ रही है, आइसक्रीम की क्या कंडीशन है, वो सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगी। यानी कि जब हम डेयरी प्रोडक्ट को अलग अलग रूपों में ले जाते हैं तो उसके प्रसंस्करण में कैसी कंडीशन आती है वो। ठीक है, और एक एक बढ़िया टॉपिक है, मुझे लगता है ये टॉपिक तो हमारे घर में जो हमारी मम्मियां हैं उनको ज़्यादा पसंद आएगा, महिलाओं को ज़्यादा पसंद आएगा, दूध में मिलावट और उसका आकलन। ठीक है, हर घर में, हर मोहल्ले में रोज ये लड़ाई होती है। ठीक है, जब दूध वाले भैया दूध लेकर आते हैं कि क्या दिक्कत है, आपका आपका दूध अच्छा नहीं है, उसमें मिलावट है, स्मेल आ रही है, पानी की समस्या है, या आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूध में मिलाई जाती हैं जिनके बारे में शायद सोचकर भी हम परेशान हो जाते हैं। तो क्या तकनीकें हैं जिससे हम मिलावट को समझ सकते हैं, कैसे उसका आकलन कर सकते हैं, कैसे हम उस पर काम कर सकते हैं, कैसे हम उस मिलावट को पहचान सकते हैं और उस मिलावट को दूर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझोगे। तो ये पूरा टॉपिक आपका जो है वो किसके ऊपर है? पशु उत्पाद और प्रसंस्करण के ऊपर है, जो देखने को मिलेगा। 8वें के बाद जब 9वीं यूनिट की बात करते हैं तो कौन सी है बेटा? खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी। चलेगा, तो सिंपल सी कंडीशन है कि आपको खाद्य प्रसंस्करण के ऊपर जानना है, उसकी प्रौद्योगिकी को समझना है। गैर थर्मल प्रौद्योगिकी क्या है, आपके अल्ट्रा उच्च वोल्टेज विद्युत क्षेत्र कैसे मैनेज करता है, शीत प्लाज्मा का कैसे यूज करते हैं, फूड प्रोसेसिंग में कैसे यूज करते हैं, खास संरक्षण में कैसे यूज करते हैं। चलेगा, प्रिजर्वेशन कैसे कर रहे हैं, हर्बल टेक्नोलॉजी कैसे लगा रहे हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैसे मेंटेन कर रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा खाद्य प्रसंस्करण की एक एक चीज को, बारीकी को आपको समझ में पड़ेगा। नवीन थर्मल टेक्नोलॉजी आप कैसे लगा रहे हो, इन सारी चीजों को आपको डिटेल में नॉलेज लेना पड़ेगा। कौन सी यूनिट से? आपकी 9वीं यूनिट से, जो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपके खाद्य प्रसंस्करण के ऊपर पूरी की पूरी यूनिट बेस्ड है जो देखने को मिलेगी। और 10वीं यूनिट जो है, ठीक है, जब हम इसके ऊपर बात करते हैं तो 10वीं यूनिट के ऊपर ही लिखा हुआ है खाद्य कानून, विनियमन, प्रमाणन और विकास योजनाएं। भाई सिंपल सी कहानी है कि खाद्य के क्षेत्र में कोई विसंगति ना हो, किसी प्रकार का कोई कोई ऐसी दिक्कत ना हो जिससे, कहते हैं ना, मानव सभ्यता के ऊपर असर पड़े, जिससे कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष को परेशान होना पड़े। ठीक है, किसी भी स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, या उसके भोजन के खाने के स्तर पर, किसी भी स्तर पर उसको परेशान ना होना पड़े, इसलिए तमाम सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें खाने को लेकर कई सारे कानून बनाती हैं, कई सारे नियम बनाती हैं, कई सारी व्यवस्थाएं बनाती हैं। उन सब का पूरा अध्ययन चलेगा। जैसे सिंपल सी कंडीशन है कि राष्ट्रीय और
अंतरराष्ट्रीय खाद्य कानून क्या है, मानक क्या है, नियामक क्या है, व्यवस्थाएं क्या है, चलेगा। कैसे आप मानक सेट कर सकते हो कि ये भोजन की स्थिति क्या है, आपके खाद्य के मानक क्या है, कौन से कानून हैं, क्या दिक्कतें हैं, तो हम कैसे उसका ठीक कर सकते हैं, निर्धारण कैसे कर सकते हैं, उनके ऊपर। खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम क्या है 2006 के हिसाब से, खाद्य पदार्थों में मिलावट, ब्रांडिंग, आपकी ये सारी दिक्कतें कैसे होती हैं, आपकी सिंपल कंडीशन है उसकी जिम्मेदारियां कैसे हैं आपकी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तौर पर। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, प्रमाणन की प्रक्रियाएं पढ़नी है, जैविक भोजन और अनुवांशिकी के रूप में संशोधित भोजन पढ़ना है, खास संसाधन के बारे में बात करनी है। तो पूरा का पूरा यूनिट जो है वो कानून विनियमन को लेकर है जो देखने को मिलेगी। तो ये एक एक कहते हैं ना ओवरव्यू है आपकी 10 यूनिट को लेकर जो आपको देखने को मिलता है कि जब आप अपने सिलेबस में जाते हैं तो इन 10 यूनिट्स को तैयार करते हैं। तो बस मैं 2 मिनट का समय और लूंगा और यही कहूंगा कि तैयारी से पहले अपना सिलेबस जुटाइए, ठीक है। इस सिलेबस को अपने पास जरूर रखिए और सिलेबस के अनुसार पढ़िए, ठीक है। आप किसी भी संकाय से हैं, केमिस्ट्री से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, हॉर्टिकल्चर से हैं, जो भी हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पर है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर हैं, पर अपनी तैयारी का स्तर आप हरदम सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, बिल्कुल सिलेबस को फ्रॉम यूनिट वाइज आप कवर करते जाएंगे, ठीक है। और उसके पूरे छोटे छोटे पॉइंट्स को उठाते जाएंगे कि कैसे चीजें मैनेज हो रही हैं, एक एक चीज को पढ़ेंगे। जैसे सर ने अभी शुरू में कहा था कि बहुत समय हो गया है हमको, ग्रेजुएशन किए हुए बहुत समय हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए बहुत समय हो गया है, या भाई सिंपल सी बात है हर एक संकाय की चीज़ें हैं, तो हमको बहुत छोटी छोटी चीज़ों से पढ़ना पड़ेगा, बेसिक से चीज़ों को शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी कहानी पूरा होगी, ठीक है। तो 3 तारीख से जब बैच शुरू होगा तो यूनिट 1 से कहानी को हम शुरू करेंगे, ठीक है। इसको जरूर देखिएगा और सिलेबस को जरूर जांचिए कि किस प्रकार से हमको तैयारी करनी है। तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।